हेलो बच्चों, तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं और ये है हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। पीडियाट्रिक्स में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो जल्दी से बात करते हैं, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता क्या है और इसके मेन फीचर्स क्या हैं और बच्चों के अंदर ये क्यों हो रहा है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का हमारे पास ट्रायड होता है। ट्रायड यानी इसमें हमें तीन चीजें हैं जो देखने को मिलती हैं। पहली चीज है प्रोटीन यूरिया, यानी बच्चे के यूरिन के अंदर प्रोटीन का लॉस हो रहा है। दूसरी चीज है हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, क्योंकि प्रोटीन ये जो लॉस हो रहा है यूरिन के अंदर, इसके कारण ब्लड में जो एल्ब्यूमिन है वो कम हो जाता है। तो बेसिकली एल्ब्यूमिन इज द मेन प्रोटीन जो यूरिन के अंदर बच्चों का लॉस हो रहा है। तीसरी चीज, ये जो हाइपो एल्ब्यूमिन हो रहा है, इसके कारण बच्चे के शरीर पे आ जाती है सोजन, तो इसे बोलते हैं हम एडेमा। तो बेसिकली दिस इज द ट्रायड ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। चौथी चीज जो इसके अंदर हमें देखने को मिलती है दैट इज हाइपरलिपिडीमिया। लिपिड का कंटेंट ज्यादा हो जाता है, तो वी कॉल इट हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है, तो अब जानते हैं कि ये सारी चीजें जो हो रही है ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर, क्यों हो रही है। तो आप लोग जानते होंगे जो किडनी है उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, smallest unit of kidney is known as nephron. Smallest functional unit of kidney, smallest functional unit of kidney को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। तो बेसिकली ये जो हमारा नेफ्रॉन होता है कुछ इस प्रकार से दिखता है, आप सभी को पता होगा, देखा होगा, कई बार बुक्स में पढ़ा होगा। ये हमारा लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग डक्ट, डिसेंडिंग डक्ट एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये जो हमारा मेन पार्ट होता है ग्लोमेरुलस होता है, जहां पे हमारी आर्टीरियोल आता है, यहां से आर्टीरियोल आता है जो ब्लड लाता है इधर, यहाँ पे कैपिलरीज का गुच्छा बनता है और यहाँ से ये बाहर जाता है। अंदर आने वाले को बोलते हैं एफरेंट यानी आना, और बाहर जाने को बोलते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। क्लियर। तो बेसिकली नेफ्रॉन के अंदर हमारी एक वेसल आर्टरी आती है, गुच्छा बनाती है कैपिलरीज का, और बाहर आती है इफरेंट आर्टीरियोल के फॉर्म में। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। साथ ही साथ ये जो इसकी लाइनिंग होती है इसे हम बोलते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। बाउमेन्स कैप्सूल। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारा क्या होता है, ये जो ग्लोमेरुलस के आगे एपिथेलियल लाइन है, ये जो एपिथेलियल लाइन है नॉर्मल ये ऐसी दिखती है, ये एपिथेलिया साथ साथ है, इनके अंदर कोई भी गैप नहीं है, कोई भी प्रोटीन इसके अंदर से निकल के नहीं जा सकता। बट इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर इन्हें हम बोलते हैं पोडोसाइट्स, इन्हें हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। तो ये पोडोसाइट्स जो साथ साथ होते हैं ना, ये आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं, तो हम इसे बोलते हैं इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट्स। इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट्स, क्योंकि इस पे भी आपका क्वेश्चन आ चुका है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम बेसिकली क्यों होता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है जब ग्लोमेरुलस के अंदर आपकी इंजरी होती है, ये जो नॉर्मल एपिथेलियल लाइनिंग थी, जो नॉर्मल पोडोसाइट्स थे, अब वो एक दूसरे को देखने लगते हैं, जिसे हम बोलते हैं इफेजमेंट ऑफ पोडोसाइट्स, और इसके कारण इधर बन जाता है गैप, जिसके अंदर से होने लगता है प्रोटीन का लॉस। क्लियर। दिस इज द एंटायर पैथोफिजियोलॉजी जो हमारी इन्वॉल्व है कि क्यों होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सो आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारी ग्लोमेरुलर की इंजरी हुई, ये बिना किसी कारण भी हो सकती है और किसी कारण के भी कारण हो सकती है। इस इंजरी होने से क्या हुआ, होने लगा प्रोटीन का लॉस, होने लगा प्रोटीन यूरिया।
प्रोटीन यूरिया के कारण शरीर के अंदर कम होने लगा एल्ब्यूमिन, जिसे हमने बोला हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। एल्ब्यूमिन कम होगा, ये जो आपकी ब्लड वेसल है इसके अंदर प्रोटीन होते हैं, तो जब भी ये प्रोटीन हमारे कम हो जाते हैं तो ये कम कर देते हैं ऑनकोटिक प्रेशर को। ऑनकोटिक प्रेशर का क्या मतलब है? ऑनकोटिक प्रेशर एक ऐसी ताकत है जो ब्लड वेसल्स के अंदर पानी को खींच के रखती है। तो ये प्रोटीन्स हमारे ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ाते हैं। जब ये प्रोटीन लॉस होगा तो ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा। इस ऑनकोटिक प्रेशर के कम होने के कारण सारा फ्लूइड आपका बाहर जाने लगेगा। तो ये जो सारा फ्लूइड है ये आपका इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाने लगेगा। तो फ्लूइड गोज टू इंटरस्टिशियल प्लेसेस। इंटरस्टिशियल प्लेसेस में फ्लूइड का लॉस होने लगेगा, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, और इसके कारण बच्चे को हो जाएगा एडिमा। तो बच्चे को शरीर में दिखाई देगी सूजन। और जब ये इधर से हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया के कारण कम, अब इधर से कम फ्लूइड जाएगा, तो जब किडनी में रीनल एरिया में आपका डिक्रीज्ड फ्लूइड जाएगा तो ये क्या करेगी? ये आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी और फिर हमारा पानी और हमारा सॉल्ट आने लगेगा, रहने लगेगा, और फर्दर बच्चे को एडिमा इंक्रीज होने लगेगा। तो ये एक साइकिल सी बन जाती है। फ्लूइड चला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, सूजन हो जाती है शरीर के अंदर। बाकी जो रीनल की आर्टरी में क्या इंडिकेशन जा रहा है कि शरीर में पानी कम हो गया है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में पानी कम हो गया है, तो वो अपना रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट कर लेगी, वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच को एक्टिवेट कर लेगी, तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा और शरीर में पानी रुकने लगेगा। पर वो पानी ब्लड वेसल्स में तो रहेगा नहीं, तो एडिमा बच्चे के शरीर में बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ जब शरीर में हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया होगा तो लिवर के पास इंडिकेशन जाएगी, तो इंक्रीज लाइपोप्रोटीन्स बनाता है लिवर। लिवर हमारा इंक्रीज लाइपोप्रोटीन्स बनने लगते हैं लिवर के अंदर। एज अ रिजल्ट प्रोटीन तो ठीक है, बट जो लिपिड्स इंक्रीज मात्रा में बन रहे हैं उसके कारण हमें चौथा फीचर मिलता है जिसे हम बोलते हैं हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है, अब यहाँ कुछ हमारे न्यूमेरिकल्स हैं जिसके अंदर हमारा हाइपोएल्ब्यूमिन लेस देन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर मिलता है ब्लड के अंदर। प्रोटीन यूरिया कितना मिलता है? प्रोटीन यूरिया या तो लेस देन 1 ग्राम पर डे या फिर लेस देन 40 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर आवर, या फिर अपना इसे एक डिपस्टिक, हमारे पास एक स्टिक होती है जिसके अंदर रंग बदलता है प्रोटीन अगर बढ़ता है, तो डिपस्टिक के अंदर हमें +3 या फिर +4 दिखने लगता है। तो ये सब इंडिकेट करता है कि बच्चे को हो रहा है प्रोटीन यूरिया। तो ये है हमारा कि क्यों चीजें हमारी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर हो रही हैं। अब हमारा जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है वो 2 प्रकार का होता है। क्या 2 प्रकार होते हैं? एक होता है प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब होता है कि ऐसा नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसका कारण हमें नहीं पता है, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। 80% बच्चों में यही होता है। प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम 80% बच्चों में होता है। और ये जो प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, इट रिस्पॉन्ड्स टू ट्रीटमेंट। इसका रिस्पॉन्स अच्छा है, ये रिस्पॉन्ड कर जाता है ट्रीटमेंट पे। और जब हम इसकी बायोप्सी करके देखते हैं तो इसे हमने लेबल किया है मिनिमल चेंज डिजीज। हमने इसे बोला है मिनिमल चेंज डिजीज। इसके अंदर हमें सिंपल दिखता है इफेजमेंट ऑफ पोडोसाइट्स और कुछ नहीं दिखता। दूसरे प्रकार का जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? ड्यू टू सम अंडरलाइंग डिजीज, कोई एक अंडरलाइंग डिजीज होता है जिसके कारण देयर इज ग्लोमेरुलर इंजरी, बच्चे के ग्लोमेरुलस में इंजरी होती है,
एंड हमें पिक्चर आती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसी। अब इसके अंदर जब हम बायोप्सी करते हैं, रीनल बायोप्सी, उसके अंदर हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिल सकती हैं। फ्यू एग्जाम्पल्स आर मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, ये दिख सकता है। दूसरा फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये हमारी वैरायटी है जो हमें रीनल बायोप्सी के अंदर दिख सकती। अब आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ये किन बीमारियों से हो सकता है। तो ये डायबिटीज मेलाइटिस से हो सकता है, बहुत सारी ऑटो इम्यून बीमारियां हैं जिससे ये हो सकता है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस से हो सकता है जिसे हम बोलते हैं SLE। आपका क्वेश्चन में कई बारी सिर्फ ल्यूपस भी बोला जाता है। एमाइलॉइडोसिस, जिसके अंदर आपका एमाइलॉइड प्रोटीन शरीर के अंदर जमा होने लगता है, एमाइलॉइडोसिस। चौथा हमारा आता है गुड पैस्चर सिंड्रोम, जिसके अंदर हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस शरीर में जमा होने लगते हैं, वो भी हमारा प्रेजेंट कर सकता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरह। कुछ इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड फ्यू ड्रग्स जो कि इंजरी करके नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये बात हो गई हमारी कितने प्रकार का हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया है कि विच प्रोटीन्स आर लॉस्ट इन यूरिन इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो बेसिकली हमें एक बात याद रखनी है, जो छेद हुआ है ना पोडोसाइट्स के बीच में वो बहुत बड़ा नहीं हुआ है। सो लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे लॉस हो सकते हैं। सबसे मेन जो इसमें होता है वो होता है एल्ब्यूमिन। बाकी हमारे ब्लड में और भी प्रोटीन्स हैं लाइक ट्रांसफेरिन जो आयरन कैरी करता है, सेरुलोप्लाज्मिन जो हमारा कैरी करता है कॉपर को। तो ये सारे हमारे लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स हैं। क्वेश्चन में आपका एक और प्रोटीन था, वो था फिब्रिनोजन। तो हमारा जो फिब्रिनोजन है इज हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड दैट इज व्हाई it is not decreased or it is not lost in नेफ्रोटिक सिंड्रोम। यूरिन के अंदर ये फिब्रिनोजन नहीं जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे जल्दी से आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। बेसिकली 2 to 7 इयर्स के बच्चों में ये कॉमन है। 2 टाइम्स मेल्स में ज्यादा चांसेस होते हैं, मेल पेशेंट में इसके होने के 2 टाइम्स एज कंपेयर टू द फीमेल पेशेंट। बच्चा प्रेजेंट करता है विद वेट गेन, बच्चा कहेगा वेट गेन हो रहा है, एंड जो मेन सिम्टम बोलेगा वो होगा पफिनेस ऑफ द आईज। पफिनेस ऑफ द आईज, आंखों के आसपास सोजन आना, जिसे हम बोलते हैं पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग। और ये आंखों के आसपास सोजन क्यों आती है? क्योंकि ये जो आंखों के आसपास की स्किन है ये लूज होती है और फ्लूइड इसमें जाके जमा हो जाता है, तो पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग। और पेशेंट बोलेगा कि ये स्वेलिंग मैक्सिमम होती है इन मॉर्निंग, सुबह के समय ये ज्यादा होती है एंड ग्रेजुअली इवनिंग तक आते आते ये डिक्रीज हो जाती है। आगे और क्या बोलेगा? स्वेलिंग धीरे धीरे बढ़ गई है, बच्चे के पेट पे स्वेलिंग आ गई है जिसे हम बोलते हैं एसाइटिस, पैरों पे स्वेलिंग आ गई है जिसे बोलते हैं पीडल एडिमा, धीरे धीरे स्क्रोटल स्वेलिंग आ सकती है, स्क्रोटल एडिमा, एंड ग्रेजुअली बच्चे के पूरे शरीर पे स्वेलिंग आ जाती है जिसे बोलते हैं एनासार्का। पूरे शरीर पे स्वेलिंग आने को बोलते हैं एनासार्का। और यूरिन बच्चे की बेसिकली कैसी दिखेगी? यूरिन होगी बच्चे की फ्रॉदी या फोमी प्लस कॉन्सेंट्रेटेड, यानी क्योंकि प्राणी तो आपका सारा इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चला गया है तो इसका कलर होगा डार्क कलर्ड। तो ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स बच्चे के अंदर देखने को मिलेंगे।
अब पीडल एडेमा हम कहाँ देखते हैं? पीडल एडेमा बेसिकली या तो हम मीडियल मैल्यूलिस के ऊपर देखते हैं, मीडियल मैल्यूलिस 2 सेंटीमीटर अबव मीडियल मैल्यूलिस, या फिर हम देखते हैं टीबियल शिन पे, जो आगे की तरफ टीबिया शिन होती है उसके ऊपर दबा के देख। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे को हमें सिम्टम्स पता लग गए, प्रेजेंटेशन पता लग गई, तो हम इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराएंगे? व्हाट विल बी दी इन्वेस्टिगेशन? तो सबसे पहले तो यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कराएंगे। अब इस रूटीन माइक्रोस्कोपी के अंदर हमें बच्चे के अंदर मिलेगा 3+4+ प्रोटीन यूरिया। ठीक है, प्रोटीन यूरिया मिलेगा, कास्ट भी मिल सकते हैं, कुछ हमारे सेल्स भी मिल सकते हैं, साथ में सुपर इम्पोज इन्फेक्शन भी मिल सकता है। दूसरा हमें मिलेगा डिक्रीज्ड एल्ब्यूमिन, बॉडी का जो एल्ब्यूमिन है वो डिक्रीज हो जाएगा, लिपिड्स इंक्रीज हो जाएंगे, हाइपरलिपिड्स मिलेंगे, लिपिडीमिया मिलेगा। इसके अंदर हम अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक भेजते हैं, अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक भेजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इस बच्चे में हम जांच कराते हैं, कई बारी हमें इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या ये हमारा नेफ्राइटिक सिंड्रोम तो नहीं है। तो कई बारी हम एएसओ टाइटर और C3 लेवल्स करा लेते हैं। तो ये क्यों करा रहे हैं हम? ये हम करा रहे हैं टू डिफरेंशिएट फ्रॉम नेफ्राइटिक सिंड्रोम। ठीक है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम से डिफरेंशिएट कराने के लिए करा रहे हैं। और क्या कराते हैं इस बच्चे में? एक और इम्पॉर्टेंट चीज कराते हैं, वो है हमारा टीबी के लिए इवैल्यूएट करते हैं। टीबी के लिए इवैल्यूएट करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली अभी ट्रीटमेंट में हम पढ़ेंगे कि स्टेरॉइड्स देते हैं, तो इंडिया के अंदर हमें देख लेना होता है कि बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, क्योंकि स्टेरॉइड देते ही ये ट्यूबरकुलोसिस फ्लेयर अप कर जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कमिंग ऑन टू दी ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड, मैनेजमेंट कैसे करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चे की? तो सबसे पहले एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपका क्या क्या मॉनिटरिंग रहेगी, आपसे पूछा जाता है। तो मॉनिटरिंग आपको डेली बेसिस पे अर्ली मॉर्निंग बच्चे का वेट लेना होता है, इनपुट आउटपुट चार्टिंग करनी होती है, साथ में जो बच्चे का एब्डोमिनल गर्थ है, एब्डोमिनल गर्थ यानी पेट का नाप लेना होता है, ताकि पता लगे कि बच्चे का असाइटिस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। और यूरिन डिपस्टिक करनी होती है, यूरिन डिपस्टिक करनी होती है, और स्किन केयर करनी होती है, क्योंकि सोजन के कारण स्किन में क्रैक, स्किन में इंफेक्शन, वुंड के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इतना सब बच्चों को क्लियर हो गया, तो आगे बढ़े। और क्या करना पड़ता है हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर? नेक्स्ट चीज हमारी आती है डाइट। डाइट कैसी देते हैं हम बच्चे को? तो डाइट जो हमारी होती है सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड, सॉल्ट कम देते हैं बच्चे को। क्यों कम देते हैं? क्योंकि सॉल्ट ज्यादा देंगे तो और पानी शरीर में रुकेगा, और पानी रुकेगा तो और एडेमा बढ़ेगा। साथ ही साथ स्टेरॉइड से भी हाइपरटेंशन होती है, रीनल डिजीजेज में भी हाइपरटेंशन होती है, तो हमें वो भी रिस्ट्रिक्ट करनी होती है। चलते हैं दूसरी चीज की तरफ। दूसरी चीज हम क्या करेंगे सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ? इसे हम देंगे हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट क्यों देंगे? क्योंकि इतना ज्यादा प्रोटीन लॉस हो रहा है। साथ ही साथ लिपिड्स बढ़ रहे हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है, तो लो फैट डाइट देंगे। अल्टीमेटली मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट, मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है हमारे स्टेरॉइड्स। मेन स्टेट ऑफ ट्रीटमेंट स्टेरॉइड्स यानी प्रेडनिसिलिन देते हैं, ओरल देते हैं। इसके अंदर हम ओरल प्रेडनिसोलोन देते हैं, ओरली देते हैं। डोज क्या होती है? शुरू के 6 हफ्ते हम देते हैं 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे। जब भी हम स्टेरॉइड देते हैं उसे हम ग्रेजुअली कम करते हैं। नेक्स्ट 6 वीक्स के लिए हम कितनी देते हैं? नेक्स्ट 6 वीक्स के लिए हम देते हैं 1.5 मिलीग्राम पर केजी पर ऑल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के एक दिन।
तो ये हमारी ट्रीटमेंट है फर्स्ट एपिसोड की, जब भी बच्चे को फर्स्ट एपिसोड आता है। स्टेरॉइड्स अगर एकदम से बंद कर देते हैं तो बच्चे को एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो सकता है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट फर्स्ट एपिसोड की हो गई। बार बार रिलैप्स होता है तो ग्रेजुअली बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रीट करते हैं। पर कुछ बच्चे होते हैं जो स्टेरॉइड रेजिस्टेंट होते हैं, स्टेरॉइड को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, या फिर स्टेरॉइड डिपेंडेंट होते हैं कि जैसे ही उन बच्चों का स्टेरॉइड बंद किया तुरंत बच्चे को दोबारा से दिक्कत आने लग गई। इन बच्चों के अंदर हमें लो डोज स्टेरॉइड थेरेपी, लो डोज कम डोज में स्टेरॉइड थेरेपी देनी पड़ती है। लो डोज स्टेरॉइड थेरेपी क्यों देते हैं अभी आगे देखेंगे, क्योंकि स्टेरॉइड्स के अपने इतने सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो 0.7 टू 0.9 मिलीग्राम पर केजी पर डे से हम लो डोज स्टेरॉइड थेरेपी पे रख देते हैं। साथ में हमें एडिशनल इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देने पड़ते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स क्यों देने पड़ते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इसके एग्जाम्पल हैं हमारे पास लिवामेजोल, माइकोफिनोलेट मॉइफ्टिल, और भी बहुत सारे हैं हमारे पास जो इस कैटेगरी में हम यूज करते हैं। टैक्रोलिमस, साइक्लोस्पोरिन ए, तो ये हम डिफिकल्ट टू ट्रीट या सेकेंडरी में ज्यादा यूज करने पड़ते हैं। एंड साइक्लोफॉस्फेमाइड्स, तो ये ड्रग्स हमें एडिशनली यूज करने पड़ते हैं जब नॉर्मल स्टेरॉइड्स को बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता है। स्टेरॉइड्स हमें धीरे धीरे डिक्रीज और लो डोज क्यों देने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टेरॉइड टॉक्सिसिटी के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। बच्चा आएगा मून फेसिस के साथ, कहेगा कि बिल्कुल चेहरा गोल हो गया है जब से दवाई शुरू करी है, गले पे सोजन आ गई है जिसे बोलते हैं बुल नेक। साथ ही साथ बच्चे को हाइपरटेंशन हो सकती है, हाइपरटेंशन, वजन बढ़ना, ऑलरेडी बढ़ा हुआ था वजन और ओबेसिटी होने लग के चांसेस होते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया, बच्चे का ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ ऑस्टियोपोरोसिस, बच्चे की बोन डेंसिटी कम हो जाती है, बच्चे की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है। बच्चे को हेयर लॉस मिल सकता है एंड बच्चे के चीक्स पे या गालों पे बाल आ सकते हैं जिसे हम बोलते हैं हर्स्यूटिज्म। तो यही सब कारण है कि स्टेरॉइड जो हम यूज करते हैं बड़ी ध्यान से इसके अंदर हमें यूज करना पड़ता है। और चीजें क्या यूज कर सकते हैं, डायूरेटिक्स, अगर बच्चे को बहुत ज्यादा एडिमा है, फॉर एग्जांपल फ्यूरोसामाइड, तो कुछ समय के लिए हम बच्चे के अंदर डायूरेटिक्स यानी जो पानी को शरीर से हटाते हैं, तो फ्यूरोसामाइड फॉर एग्जांपल उन बच्चों में यूज करते हैं जिनके अंदर एडिमा होता है। स्क्रॉटल सपोर्ट, अगर स्क्रॉटल स्वेलिंग है, आपसे पूछा गया था कि क्या करेंगे, तो सिंपली स्क्रॉटल सपोर्ट देंगे। साथ ही साथ स्किन केयर आपको मैंने बता ही दिया है। अगली बात आती है कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कि अगर कोई भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बच्चा है तो उसके अंदर कौन सी कॉम्प्लिकेशंस के लिए हमें वॉचफुल रहना है। तो सबसे पहले तो इन्फेक्शंस स्टेरॉइड के कारण एंड लॉस ऑफ प्रोटीन्स के कारण, तो बच्चे के अंदर पेरिटोनाइटिस हो सकता है, बच्चा आएगा विद डिस्टेंडेड एब्डोमेन, पेट फूला हुआ होगा बच्चे का, पेन होगा बच्चे को, फीवर होगा बच्चे को, बच्चा सिक लुकिंग होगा, तो हमें पेरिटोनाइटिस सोचना है। सेल्यूलाइटिस हो सकता है क्योंकि स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है, तो उसके कारण भी बच्चे को सेल्यूलाइटिस जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके अंदर बच्चे को स्वेलिंग होगी, लिम्स में स्वेलिंग बोल सकता है बच्चा, रेड होंगे, पस डिस्चार्ज हो सकता है, वॉर्म हो सकते हैं एंड निमोनिया भी इन बच्चों के अंदर बहुत रिपीटेडली कॉमन है। जब भी इन्फेक्शन होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो ये एक चेन सी बन जाती है। सेकेंड कॉमन कॉज है इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, क्योंकि आपका जो सारा पानी है, क्योंकि आपका जो सारा पानी है वो शरीर का इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जा रहा है, तो खून गाढ़ा हो रहा है, प्लेटलेट्स आपस में चिपक रहे हैं,
जिसके कारण कोई भी टुकड़ा टूट के इधर उधर जा सकता है. सो बच्चा कैन प्रेजेंट विद सिजर्स. ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट चीज हो गई. तो ये मेन बातें हैं जो हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में याद रखनी है. इधर मैंने एक पिक्चर भी लगाई है. जनरल जो हमारा बच्चा होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का समवॉट ऐसा दिखता है. ठीक है, पफीनेस होती है, फेशियल स्वेलिंग होती है. हमारा अब इसमें एक सवाल और रह गया है कि अगर हमारे बच्चे में रीनल बायोप्सी करनी पड़े. जनरली हम मिनिमल चेंज डिजीज में रीनल बायोप्सी नहीं करते हैं. तो रीनल बायोप्सी की क्या इंडिकेशन है इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम. तो अगर लेस देन 2 इयर्स के बच्चे में हुआ है या मोर देन 8 इयर्स के बच्चे में हुआ है, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट, स्टेरॉइड डिपेंडेंट है, स्टेरॉइड रेजिस्टेंट है, तो भी हम करेंगे. बच्चे के अंदर एटिपिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बच्चा, बट बच्चे को हाइपरटेंशन हो रही है, हिमैचूरिया हो रहा है, तो इस केसेस में हम सोचेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है. तो इतना ही आज नेफ्रोटिक सिंड्रोम हमने जो डिस्कस किया है. वेरी इंपॉर्टेंट, रीड नाइसली एंड कीप वर्किंग हार्ड. बाय, थैंक यू.